नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 71 बीपीएससी का क्रैश कोर्स अभी आपको यहाँ पर चल रहा है। तो उस 71 बीपीएससी हमने अभी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट किया। अभी मेडिएवल हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया। मेडिएवल हिस्ट्री में सबसे पहला क्लास कंप्लीट भी हुआ, जो आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि नेक्स्ट हम लोग जो पैरेलली जो कोर्स चला रहे हैं वो है हमारा पॉलिटी का लेक्चर, जो कि जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको ही माना जाता है। उसको भी आपको इक्वली फोकस देना है, उतना ही उस पर भी क्या करना, आपको इम्फेसिस देना, उतना ही उस पर भी ध्यान देना है। तो जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में देखा, बहुत सारा एक्ट्स जो ब्रिटिश के समय बनाया गया था, वो सारा एक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया, जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया। वहाँ से आपको यह पता चलता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंस कितना है, कितना आपका पीवाईक्यू इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, कितना आपका जो फैक्ट्स है जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंस है कि नहीं। आपको एक विश्वास जगता है, कि विश्वास आता है कि हाँ चलो, जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो सही आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो आज है, हमने आर्टिकल्स पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, डीपीएसपी पढ़ा, लेकिन उसको एक डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि आप क्या हो रहा है, बीपीएससी थोड़ा सा भी अगर यूपीएससी की तरफ मूव करती है, उस तरफ क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज करती है, तो थोड़ा सा आपको डीप में आपसे पूछा जा सकता है फंडामेंटल राइट्स। और अगर आप तैयारी करते हैं यूपीएससी बीपीएससी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स का, गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो आपके लिए यह चीज़ अनिवार्य हो जाता है, यह चीज़ आपके लिए नेसेसरी है। कम से कम आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए प्रियम्बल के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉलिटी का, यह आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको यह क्या याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स जो लिया गया है, यह आर्टिकल जो आप जानते हैं हमने बात किया था, आर्टिकल 12 टू 35, 1235 से यह पूरा आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। इस फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ये पार्ट 3 में दिया गया। कौन से पार्ट में दिया गया, यह पार्ट 3 में दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना, पार्ट 3 में 12 टू 35। फिर अगर इसमें एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना कि जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 जो कि एक राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको क्या किया, डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। वो डिलीट कब किया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, कौन से संविधान का जो संशोधन हुआ था, किस संशोधन के थ्रू किया गया, वो चीज भी आपको ध्यान रखना। तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्या याद रखना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये 4+4 आपको याद रखना है, ये 8 होता है, तो ये 1978 हो गया। उसी तरह से छोटी सेकेंड का क्या हो गया, 1976। तो ईयर कंफ्यूज नहीं कीजिए, इसलिए ये जो ट्रिक है आपको याद रखना है। इसे अगर क्या वहां से डिलीट करके, इसे ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया, संविधान से नहीं, इसको रखा गया, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संविधान अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर आपको रखा गया है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कि अगर देखें आर्टिकल 300A में, जो कि पार्ट 12 का आपको पार्ट है, किसका पार्ट है, पार्ट 12 का, जो कि पार्ट 3 से आपको पार्ट 12 में डाल दिया गया। आर्टिकल 300A में किसमें डाला गया, आर्टिकल 300A में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब हमें क्या पढ़ना, आर्टिकल 12 आप सभी जानते हैं, उसमें स्टेट का डेफिनेशन होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसमें कुछ डिफिनेशन या कुछ डिटेल में आपको जाना नहीं है। आर्टिकल 13 वही होता है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट से वेरी कर रहा है, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट, उससे डिफरेंट है, उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल, उसको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड आपको साबित कर देगा, या नल एंड वॉइड उसको क्या किया जाएगा, क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको आप जानते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल 14 है, अगर यहाँ पर देखें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपको बनाया गया, फंडामेंटल राइट्स को बांटा गया, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है, अनुच्छेद आता है, वो आपको ध्यान रखना होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग के रूप के तौर पर, या आपको स्टेटमेंट बेस पर पूछा जाता है, या आपको मैच द फॉलोइंग, जो मतलब बीपीएससी का अपना एक पैटर्न है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो ये चीज आपको याद रखना, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू, क्या नाम है दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आपको आर्टिकल 14 टू आर्टिकल क्या है 18, ये याद रखना, आर्टिकल है ये, आर्टिकल 14 टू 18 आपको कवर होता है, राइट टू इक्वलिटी।
तो इसमें जो आर्टिकल 14 है ये आर्टिकल 15 का मेनली दिया गया है। तो ये आप इसको थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल क्या दिया गया यहाँ पर, ये 15 का। आर्टिकल 14 हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या रखना, आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, जो यह जो टर्म है राइट टू इक्वलिटी, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं, 14 to 18। आर्टिकल 15 है, इसमें पहले हम आर्टिकल 14 की बात कर ले, जो मिसप्रिंट कर दिया गया, आर्टिकल 14 आपको नहीं दिया गया। तो आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें क्या करना है, जो आर्टिकल हमारा 14 है, आर्टिकल हम 14 की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या होता है यहाँ पर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, एक ब्रिटेन का कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, मतलब जो नियम है, जो कानून है, उससे ऊपर नहीं है। सेम कानून, अगर आपने किसी तरह का ट्रैफिक वायलेशन किया तो आपको सेम चालान कटेगा, चाहे आप मतलब गरीब वर्ग के हैं, चाहे आप मतलब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, चाहे आप बहुत अमीर आदमी में, चाहे मंत्री का है ना हो, आपको भी सेम आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, सेम चालान कटेगा। तो राइट मतलब कि लॉ के अभव आप नहीं है, तो ये राइट टू इक्वलिटी होता है। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी जो सिटीजन है, जितने भी यहाँ रह रहे हैं, ये फॉरेनर्स पर भी अप्लाई होता है, इंडियन सिटीजन पर भी अप्लाई होता है। तो ये मतलब जितने भी लोग हैं उस सब पर एक ही रूल आपको लगेगा, कोई लॉ के अभाव नहीं है, उसको राइट टू इक्वलिटी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, जैसे आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको सही से अधिकार नहीं मिल पाया, जो अभी तक सही से उनको स्टेटस नहीं मिल पाया, उनको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया है, आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिला, आप अच्छे क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अच्छा लेक्चर आप सुन रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके उनको अच्छा से मोबाइल कनेक्शन नहीं है, वो मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते, तो उनको सरकार कुछ मदद देती है, समझ रहे। तो उनको एक इक्वल पोजीशन, एक इक्वल लिविंग प्लेइंग जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है उस पर लाकर खड़ा करना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि एक अमेरिकन कंसेप्ट है। अगर पूछा जाए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कंसेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ क्या है आपका, ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इतना ही चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी। तो कोई प्रिविलेज का जो सिस्टम है वो आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लेकिन यहाँ इसमें बोला जाता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब जो एक समान उसको एक समान ट्रीट कीजिए, जो एक समान नहीं है उसको अलग ट्रीटमेंट दीजिए, उसको उस पोजीशन पर लेकर आइए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इसमें ही इतना ही आपको आर्टिकल 14 में ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 15 की बात करें, जो हमने बताया ना आर्टिकल 15 आपको दिया गया है, ये आर्टिकल 15 है जो मिसप्रिंट हो गया है। तो आपको अगर स्लाइड दिया गया तो इसको आप करेक्ट कर ले। आर्टिकल 14 हमने डिस्कस ही कर लिया, आपने अगर लिखा होगा तो लिख लेना, प्लस ये आर्टिकल 15 आपको क्या करना है, इसको करेक्ट कर लेना। आर्टिकल 15 में दोस्तों क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये 5 चीजों की वजह से आपको सरकार या स्टेट, चाहे वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये स्टेट से ये मत समझ लेना कि स्टेट गवर्नमेंट की बात करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टेट हो, स्टेट का जो डेफिनेशन आपको आर्टिकल 12 में दिया गया वो सारा चीज स्टेट के अंदर आ जाता है। समझ लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो सेंटर के द्वारा फंड किया गया, स्टेट के द्वारा फंड किया गया, तो ये सारा चीज आपको डिस्क्रिमिनेट, आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसके नाम पर, रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, या इसी एक चीजों की वजह से भी आपको किसी तरह का भेदभाव आपसे नहीं किया जाता। तो ये इसमें यही चीज आपको दिया गया, आर्टिकल 15 में बताया गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज और देख ले, क्या होता है कि कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, कोई भी जो हमारा जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार में क्या होता है कि जो आपको अधिकार दिया गया वो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप मतलब रिलीजन के नाम पर स्टेट ने किसी तरह का भेदभाव कर दिया तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चल जाइएगा, केस कर दीजिएगा सरकार पर कि ऐसा क्यों किया। और किसी कास्ट के नाम पर तो ऐसा होता तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही नहीं आता। जो रिजर्वेशन आज के समय आरक्षण देखते हैं, तो आरक्षण भी क्या है, अगर देखेंगे तो इसका पूरी तरीके से उल्टा है। अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पूरी तरीके से क्या है, उसका उलट है। क्योंकि आरक्षण में क्या होता है, किसी एक वर्ग के समाज, जो वर्ग के लोग होते हैं समाज को, उसको आपको उठाया जाता है, उसको जो नीचे तल के जो लोग उनको उठाया जाता है, उनको एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है। चाहे आप मतलब SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं, OBC कम्युनिटी, उनको एक आरक्षण दिया जाता है, एक रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसलिए इसमें एक फंडामेंटल राइट्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एब्सोल्यूट राइट है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये क्या है, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है इसमें।
जो कि मतलब कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन आपको सरकार द्वारा वो आर्टिकल्स में दिया गया। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है यहाँ पर, कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी चीज नहीं जो प्रिवेंट कर सकता है, स्टेट को रोक सकता है रिजर्वेशन देने के लिए, स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए, जिसको हम लोग आज के समय पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लेकिन पॉजिटिव, सकारात्मक जो भेदभाव आपको, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो आपको वुमेन, चिल्ड्रन और कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेज हैं, जो सिटीजन्स है, मतलब बच्चों को आपको जानते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर कंपलसरी होता है, प्लस जो वुमेन को आपको स्पेशल प्रोविजन दिया, जैसे आज भी आप देख रहे हैं बिहार में अभी 35% का रिजर्वेशन दिया गया, जो यहाँ के मतलब वुमेन है, जो यहाँ की गर्ल्स है, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर हो, प्लस एजुकेशनल में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आपको एक रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ के गर्ल्स को, वुमेन्स को 35% का रिजर्वेशन। ये बहुत अच्छा मतलब एक स्टेप है जो बिहार सरकार द्वारा किया गया कि बढ़ावा दिया जाए जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आपको हर एक सेक्टर में कम देखने को मिलेगा, चाहे इकोनॉमिक में देख ले, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर में देख ले, चाहे आप सोशल सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में आप देख ले। तो ये चीज़ एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट द्वारा लिखा गया, तो यही आर्टिकल 415 में आपको बताया जाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई यहाँ पर। फिर अगर नेक्स्ट देखें आर्टिकल 16 की हम लोग बात करें, तो आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर जो अनुच्छेद 16 है उसमें क्या कहता है, ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है हमारा, जो किसी तरह का सरकारी नौकरी, पब्लिक मीन्स क्या होगा, कोई भी सरकारी नौकरी आपको दिया जाता है, कोई जो गवर्नमेंट का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको किसी तरह का अगर जॉब दिया जाता है, उस जॉब में आपको किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, चाहे आप किसी भी मतलब वर्ग के आप मतलब लोग हैं, कहीं के आप कोई भी समाज के लोग हैं, मतलब आपको इंडियन सिटीजन्स है, ये फॉरेन सिटीजन्स को नहीं दिया था। हमने बात किया था ना आर्टिकल 16, 19, 20, आर्टिकल 16, 19 और क्या था हमारा 29, 30, ये सब जो राइट्स है ना दोस्तों, 15, तो ये सब राइट्स आपको क्या दिया था यहाँ पर 15, 16, 19, ये सब है जो हमारे सिटीजन्स को स्पेशली एक्सक्लूसिव राइट्स है। बाकी सारे राइट्स में देखेंगे तो फॉरेनर को भी और सिटीजन्स को, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपसे नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में। फिर अगर यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें क्या रिजर्वेशन सरकार द्वारा किया गया, ये आपका एक करंट अफेयर्स का भी पार्ट बन जाता है। तो हमने क्या किया, इसमें भी कहीं कहीं आपको उस तरह से दिया है कि आपको एक क्या होगा ओवरव्यू मिल जाए, एक आपको याद रहे कि हाँ पॉलिटी में भी क्या होता है, करंट अफेयर्स पॉलिटी का जो होता है थोड़ा सा एक ब्रॉड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट पूछ दिया गया कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, समझ रहे, उसमें मतलब क्या क्या चीजें प्रोविजंस लाया गया सरकार द्वारा, वो भी आपसे पूछ दिया जा सकता है स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने इस तरीके को यहाँ पर आपको स्लाइड में दिया है। तो सबसे पहले अगर रिजर्वेशन की दोस्तों बात करें, यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अभी जानते हैं 10% का ईडब्ल्यूएस जो कोटा मिलता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा उसमें रिजर्वेशन भी आपको 10% दिया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में, दोज हु आर नॉट कवर्ड, और जो मतलब इसके अंदर उसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, उसी समाज के मतलब तरह के लोगों को, वर्ग के लोगों को मिल रहा है, जो मतलब कि किसी और मतलब रिजर्वेशन कहीं से नहीं ले रहा है। जैसे आप ओबीसी के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस में नहीं मिल सकता, आप एससी एसटी में रिजर्वेशन ले तो नहीं मिल सकता। ये आप किसको रिजर्वेशन मिलेगा, जो जनरल कास्ट के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन उनको क्या है वो मतलब कि उनका जो इनकम बेसिस पर, उनका इनकम 8 लाख 7 लाख जो भी गवर्नमेंट द्वारा लिखा है उससे कम है, उनको यह रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा 10%। ये चीज़ आपको ध्यान है, बहुत सारा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में डीप जाने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये याद रखना, इसमें जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उसमें ये 10% रिजर्वेशन आपको दिया गया, ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा मंडल कमीशन, जो दोस्तों मंडल कमीशन है, यह केस जो हुआ था, ये 9 जज बेंच का जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, इंदिरा सोहानी जजमेंट, उसमें केस में आपको जानते हैं मंडल कमीशन केस भी बोला जाता है। इसमें यह बताया गया था कि मतलब जो रिजर्वेशन है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था, मतलब मंडल कमीशन द्वारा बताया गया कि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पॉपुलेशन है 50% से ऊपर से आपको ओबीसी पॉपुलेशन है इंडिया में, उसको सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, सोशली एजुकेशनली वो बैकवर्ड है, पढ़ाई में मतलब वो ज़्यादा नहीं मतलब ऊंचा उठ पाया है, न उसको पोजीशन स्टेटस नहीं अच्छा मिल पाया, जॉब नहीं अच्छा मिल पाया। तो ये मंडल कमीशन का अपना एक रिकमेंडेशन था और सरकार उसको लेकर भी आई। फिर क्या हुआ, इंदिरा सोहानी का एक जजमेंट है, इसमें केस कर दिया था कोर्ट में कि ये 50% से ये जॉब क्या हो रहा है आपको ज़्यादा दिया, मतलब 50% का रिजर्वेशन को ब्रीच कर रहा है, क्योंकि एक जजमेंट था कोर्ट का कि 50% से ज़्यादा आपको ब्रीच नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के समय देखते रिजर्वेशन आपको ब्रीच कर रहा है बहुत जगह। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के रिगार्डिंग ये आपको जजमेंट था मंडल कमीशन का, इसमें बताया था अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4
16 क्लॉज 4 का जो रिजर्वेशन था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, 16 क्लॉज 4 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए क्लॉज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोविजंस कैन बी मेड इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो बैकवर्ड क्लासेज है, ईडब्ल्यूएस कोटा आपको इसके अंदर डाला जा सकता है 16 क्लॉज 4 के अंदर। द बैकवर्ड कंटेम्पलेटेड बाय आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज मेनली सोशल, इट नीड्स नॉट टू बी बोथ सोशल एंड एजुकेशनल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशली और एजुकेशनली, अगर दोनों आप बैकवर्ड है, दोनों आप पिछड़ा हुआ है वर्ग के लोग हैं, तो ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर सोशली भी नहीं उठ पाए हैं तो भी आपको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो ये ब्रिज किया जा सकता है। द रिजर्वेशन कंटेम्पलेट आर्टिकल 16 शुड नॉट एक्सीड, इसने बताया था 50% से रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी तरह का एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो वहां पर ये चीज को ब्रिज किया जा सकता है। रिजर्वेशन पोस्ट ऑन आर्टिकल 16 फॉर कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली एंड कैन नॉट एक्सटेंडेड टू प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन प्रमोशन। एक चीज और याद रखना है कि रिजर्वेशन जो मिलेगा दोस्तों इकोनॉमिक वीकर क्लास सेक्शंस को, या जो इकोनॉमिकली या एजुकेशनली वीकर सेक्शन है, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो जॉब जो आप जब जॉब लेते तभी आपको मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आप जॉब के अंदर चले गए अब वहां पर आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल रहा है, नहीं, इस तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज मंडल कमीशन में आपको केस में बताया गया था। तो वह हमने बताया था ना, मंडल कमीशन सेटअप किया गया था 1979 में। चेयरमैनशिप कौन थे? से BN मंडल थे, जो MP थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के, इन्होंने बहुत सारा काम किया। रिजर्वेशन आज इन्हीं की वजह से आपको देखने को मिल रहा है, OBC का जो पूरा रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है। फिर जो 77th अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, प्रोवाइड टू कंटिन्यू रिजर्वेशन प्रमोशन फॉर दी SC एंड ST का जो रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए आपको प्रमोट किया। 77th नहीं दोस्तों, ये 7th अमेंडमेंट होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, 7th ही है। आर्टिकल 17 क्या बोल रहा है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब आर्टिकल 17 ये बोल रहा है किसी तरह का जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, वो सरकार या कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर बहुत सख्त कानून ही बनाया गया है, पूरे तरीके से प्रोहिबिट है, पूरी तरीके से उसको रोका गया है। आर्टिकल 17 वो बताता है अनटचेबिलिटी के बारे में, इसमें इतना ही ध्यान रखना। आर्टिकल 18 क्या है? इसमें टाइटल्स को एबोलिश किया गया, जैसे किसी तरह का आपको टाइटल्स दिया गया मिलिट्री एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर, जैसे आपको कर्नल का टाइटल्स दिया गया तो वो एक मिलिट्री टाइटल्स, एकेडमिक टाइटल से आपको PhD किया, डॉक्टर लगा, तो वो टाइटल आप तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पद्मश्री अवार्ड दिया गया या भारत रत्न आपको अवार्ड जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो आप ये नहीं नाम के पहले आप लगा लीजिएगा पद्मश्री दिस डैट, तो ये नहीं आप लगा सकते। ये टाइटल्स आपको क्या करना, हटाना, ये टाइटल्स एबोलिश किया गया। अगर इस तरह का लगाते तो आपको अवार्ड वापस भी लिया जाता, ये भी मतलब भी बताया जाता है। The ban is only against the state and not against the other public institutions such as university. The state is not debarred from awarding military academic institution का जो अवार्ड है वो आपको दिया जा सकता है। जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, इस तरह का टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रोहिबिट आपको किया गया है। फिर ये हमारा आर्टिकल हमने बात किया ना, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। उसी तरह से क्या है, राइट टू फ्रीडम, क्या है हमारा राइट टू फ्रीडम, जो कि कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आर्टिकल 90 to 22। क्या हमारा आर्टिकल 90 to 22। तो इस आर्टिकल में क्या कहा जाता है यहाँ पर 19 से 22 तक में, कि सबसे पहले अगर देखें क्लॉज ए में जो बताया जाता है 1922 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये 19 क्लॉज ए में है। फिर बी में क्या, ये 19 का पूरा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 19 का, ये आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19 का। ए में क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप मतलब कि आपका जो पूरा जो स्पीच है, जो एक्सप्रेशन है, आप किसी तरह का जो भाषण दे सकते हो, उसे पूरा फ्रीडम है, आपको रोका नहीं जा सकता। लेकिन उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरह से छूट दे दिया तो आप किसी को गाली दे दीजिएगा, किसी को कुछ बोल दीजिएगा, ये आपको फ्रीडम नहीं है। हेट स्पीच आप नहीं दे सकते हैं, ये सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक नहीं कर सकते, स्ट्राइक आपको इलीगल है, लेकिन आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं आज के समय गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट आपको होता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन आप बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में थ्रू आउट। लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप जैसे आपने देखा होगा इनर लाइन परमिट बनता है, आप बॉर्डर स्टेट में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल के जो लोग हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उनका कल्चर पर असर पड़ता है, अब बाहरी जो लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है। फिर अगर देखें राइट टू डिसाइड एनी सेटल एनी पार्ट ऑफ द, किसी भी मतलब पार्ट ऑफ द कंट्री में, किसी भी इंडिया के किसी जगह पर आप सेटल हो सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है दोस्तों, ये आर्टिकल 19 में ही बताया जाता है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस किसी तरह का आप मतलब ट्रेड आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, नहीं, बिजनेस आप प्रोफेशन कर सकते हैं, लेकिन जो लीगल है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसी तरह का आप ट्रेड, ऑक्यूपेशन या बिजनेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। स्टेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, वो बताया ना आपको, जो इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में,
आपको सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी बरकरार रखना है इंडिया का। ऐसा नहीं कि आप इंडिया के कुछ खिलाफ बोल दे रहे हैं, कुछ फॉरेन स्टेट से किस तरह का। आपने देखा होगा बहुत सारा अभी जो युद्ध चल रहा था तो बहुत सारे लोग कुछ इंटरनेट पर कुछ सनसनी अपना मतलब वायरल होने के लिए कुछ से कुछ अपशब्द बोल देते थे। कभी किसी पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ कमेंट कर देते थे, तो उन लोग को हिरासत में भी लिया गया, उन पर कुछ एक्शन भी लिया गया। तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक तरह से कर्ब किया जाता है, लेकिन वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। मतलब आपको आज़ादी दिया गया, इसका मतलब नहीं आप किसी को गाली दे सकते हैं, इंडिया का नाम खराब कर सकते हैं, उसका एक इमेज है, उस इमेज को आप बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें इतना रेस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है। प्लस जो अगर देखें आर्टिकल 20 में क्या बोला जाता है दोस्तों, ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आप किसी तरीके से आप अगर गलत पाए गए, कन्विक्ट हो गए किसी भी क्राइम को लेकर, ऑफेंस को लेकर, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। किस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाता है? इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और कॉर्पोरेशन। मतलब आपको अगर पनिशमेंट दिया गया है तो उसमें टॉर्चर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 में ये बोला जाता है कि आपको किसी तरह कन्विक्ट पाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपसे अलग भेदभाव किया जाएगा, कुछ तरह टॉर्चर किया जाएगा। जितना भी जो काम किया जाएगा वो एक रूल्स के अनुसार किया जाएगा, मतलब कि जो कानून है उसके अनुसार आपको किया जाएगा। तो ये याद रखना, किसके कन्विक्शन में आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर आर्टिकल 21A देखे दोस्तों, इसमें बहुत सारा राइट्स आता है इसके अंदर। तो फर्स्ट सबसे पहले आर्टिकल 21A देखे, ये 86, इसको याद आपको क्या रखना है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, 86 जो अमेंडमेंट था, 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। इसमें बताया गया था, आर्टिकल 21A क्लॉज ऐड किया गया था, इसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था। चिल्ड्रन, ये एज कितना, 6 से 14 साल के जो बच्चा है उसको मतलब कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में। आप जानते हैं आज के समय में यह आपको लागू है, और ये मतलब इससे बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ, बहुत ज़्यादा अगर देखें तो शिक्षा का जो बढ़ोतरी है, मतलब लोगों को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा मिला। इस 6 to 14 ईयर्स आपको एक बहुत अच्छा एक्ट आपको डाला गया था। आर्टिकल 21 की बात करें तो ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और प्रॉपर्टी। ये एक मतलब राइट टू लाइफ है आपको, मतलब आपको एक जीने का पूरा हक है, पूरा अधिकार आपको दिया जाता है। और इसमें कुछ कुछ ऐड भी किया गया कि आप जी रहे हैं लेकिन आपका जीवन जानवर की तरह नहीं होना चाहिए। जानवर भी तो जीता है, वो भी खाता पीता है, जीता है, लेकिन आपका एक लाइफ डिग्निफाइड होना चाहिए, पर्सनल एक लिबर्टी होना चाहिए आपके पास, एक स्टेटस होना चाहिए आपके जीवन में, एक मतलब आप डिग्निफाइड मतलब इज्जत का आपको जिंदगी मिलना चाहिए। तो ये आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बताया जाता है। फिर अगर देखें यहाँ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको जीना है। इन इंग्लैंड कोर्ट्स हैव नो पावर टू इनोवेट ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर देखें तो इंग्लैंड में ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि वहाँ जो पार्लियामेंट जो किसी तरह का कानून बनाता है, जैसे आप इंडिया में देखते हैं ना, कोई भी कानून होता है वो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, तो कोर्ट उसे तुरंत क्या कर देती है, नल एंड वॉइड आपको क्रिएट कर, नल एंड वॉइड बताकर आपको हटा देती है, एब्रोगेट कर देती है, राइट को खत्म कर देती है, जो मतलब वो राइट जो मतलब अमेंडमेंट किया जाता है। लेकिन ये पार्लियामेंट इंग्लैंड में इस तरह का नहीं होता, पार्लियामेंट किसी तरह का, वहाँ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी होता है। पार्लियामेंट अगर रूल बना दिए तो कोर्ट किसी तरह का हस्तक्षेप इंटरवेंशन आपको नहीं कर सकता। इन मेनका गांधी का केस देखे, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लॉ मेड बाय द स्टेट विच सीक्स टू डिप्राइव ए पर्सन हिज पर्सनल लिबर्टी मस्ट प्रिस्क्राइब ए प्रोसीजर फॉर सच deprivation as must not be arbitrary, unfair or unreasonable. It follows that such a law shall be invalid if it violates the principle of natural justice. मतलब जो मेनका गांधी का केस था दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया, ये जो यहाँ पर जो आपको लिखा गया पूरा स्टेटमेंट, इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जो मेनका गांधी का केस था, इसलिए मैं आपको केस पर भी इम्फेसिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि क्या होता है, केसेस भी आपको पूछा जा सकता है। मेनका गांधी केस किससे रिलेटेड था, कुछ स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आप जो कानून बना, जो पार्लियामेंट संसद जिस तरह का कानून बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, वो कानून क्या एक प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हड़बड़ी में कोई कानून बना दिया बिना सहमति जताए हुए, क्योंकि एक सहमति आप जानते हैं मेजोरिटी आपको देना पड़ता है, चाहे सिंपल हो, मेजोरिटी हम लोग बात करेंगे, वो सहमति के साथ आपको कानून बनाना, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना, मतलब जो लॉ के थ्रू, कानून के थ्रू आपको पूरे अच्छे से उसको बनाना है। और प्लस वो जो कानून आप बना रहे तो ऐसा ना हो कानून से किसी का राइट्स हनन हो, मतलब किसी का जो अधिकार हो उसका हनन हो, किसी का राइट्स क्या हो, वायलेट हो। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया। तो एक नेचुरल जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को उस राइट्स के, उस अधिकार के थ्रू। तो ये आपको याद रखना। फिर उससे सर आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 में क्या बोलता है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। मतलब इसमें क्या है कि अरेस्ट से पहले
वो हमने आर्टिकल 20 की बात किया था कि अरेस्ट आप हो गए, कन्विक्शन हो गए, तब आपका एक राइट्स आपको अधिकार मिलता है। लेकिन आर्टिकल 22 में क्या होता है कि अधिकार आपको अरेस्ट से पहले मिलता है, कि जब आपको अरेस्ट किया जाए, आपको अधिक मतलब अरेस्ट किया जाता है, उस समय आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया, आपके ग्राउंड्स बताया जाएगा, आपको किस लिए अरेस्ट किया जाता है, वो रीजन बताया जाएगा आपको। तो ये आर्टिकल 22 में आपको बोला जाता है। तो ये आपको एक एक लाइन कम से कम इसमें याद रखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं अरेस्ट से पहले आपको बताया गया उसको नियर मजिस्ट्रेट में 24 घंटा के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। जो नियर मजिस्ट्रेट होते हैं उनके अंदर में, जो मनली सेशन कोर्ट जो होता है, अगर वहां पर देखो उसमें जर्नी टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा का समय दिया है तो 4 घंटा जाने में ही लग रहा है कोर्ट जाने में, तो उसको भी आप इंक्लूड करना ही, 4 घंटा आप उसको एक्सक्लूड करना है, जर्नी का टाइम को इंक्लूड नहीं किया था। इस तरह का क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। यूपीएससी खेला इसी तरह से करती है। नो पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड दैट पीरियड विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। तो 24 घंटा से ज़्यादा आप किसी को स्टेट नहीं कर सकते अगर मजिस्ट्रेट का परमिशन नहीं है तो। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइजेज द लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज फॉर प्रिवेंशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या हो गया, मतलब डिटेन करने से पहले आपको यह चीज़, अगर किसी तरह का, जैसे आपने देखा हो बहुत सौ को प्रिवेंटिव डिटेंशन हाउस अरेस्ट किया जाता है, जैसे हमने कश्मीर में भी देखा हो बहुत सारे जो वहाँ के मेनली जो लोग थे, जो मेनली पॉलिटिक्स में थे, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया था। मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मनाया जाता है कि मतलब किसी तरह का आगे जाके कोई वो क्राइम नहीं कर सके लोग, क्योंकि सरकार को पता होता है ये क्रिमिनल माइंड का आदमी है, ये क्राइम कर सकता है, तो उसको पहले ही जाके अरेस्ट करके घर में रख देती है कि नहीं तुमको घर से निकलना ही नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। इसमें बोला जाता है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर अपना कानून इसमें आपको बना सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और आर्टिकल की बात करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 23 से 24 में आपको दिया गया है। 23-24 आर्टिकल में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात किया जाता है। आर्टिकल 23 में क्या बोला जाता है एक्सप्लॉयटेशन में, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स का जो ट्रैफिकिंग होता है, जो मानव को जो आपको बेचा जा जाता है, जितना भी आप देह व्यापार की बात करते हैं, वो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इस आर्टिकल में आपको रूल बनाया गया। आर्टिकल 13 में ये क्या करता है, उसको प्रोहिबिट करता है किसी तरह का फोर्स लेबर, मतलब बेगार मजदूरी आप नहीं करा सकते हैं, बिना पैसा का मजदूरी नहीं करा सकते, इसको फोर्स लेबर, किसी तरह के किसी को आप गुलाम नहीं बना सकते हैं, ये आर्टिकल 23 में बोला सकता है। फिर अगर देखें यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 24 में दिया गया कि आप जानते हैं कि 18 साल से कम की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ने का पूरा अधिकार होता है, वो किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकता। बाल मजदूर को इसमें इसके खिलाफ यह आर्टिकल आपको बनाया गया बाल मजदूरी के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, विच प्रोवाइड दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। तो मेनली अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मूवी में, तो आपको लगता होगा कि वो लोग कैसे काम करते हैं, जो बच्चे होते हैं, आपने देखा 5 साल 10 साल का ही बच्चा सीरियल में है, ये सब जो सारे एपिसोड बनते हैं, सारे जो आज के समय जो मूवी बनते हैं उसमें काम करते हैं, तो वो लोग काम करते हैं, उनके गार्जियन का परमिशन होता है, प्लस उनका पढ़ाई हैम्पर नहीं होता, पढ़ाई को नहीं छोड़ाया जाता, वो शूटिंग करते हैं फिर वो पढ़ाई करते हैं, और गार्जियन का पूरा उसमें क्या कंसेंट होता है। और वो वर्क आपको क्या है, एक एक्सप्लॉयटेटिव वर्क नहीं, आप कोयला खदान में तो नहीं काम करा रहे कि वहाँ पर उनको मतलब काम करना पड़ा, वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर वो अलाउंस है, वो मतलब अलाउ किया जाता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन 18 साल से कम के उम्र में तो आपको कोई भी हजारस फैक्ट्री में आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, ये भी आपको नियम है, आर्टिकल 24 के अंदर आता है। फिर उसी तरह से आर्टिकल 25 से 28 की बात करें, जो कि आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया 25 से 28 में। इसमें बोला जाता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और फ्री प्रोफेशन, मतलब आप रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ये चीज़ आपको उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये किसी तरह का आपको रिलीजियस कन्वर्जन किसी मेलाफाइड तरीके से नहीं हो, मतलब किसी तरह का लोभ देकर उसको जबरदस्ती आप यहाँ पर चीज़ें नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। इसमें सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ आपको आर्टिकल्स दिया गया है। आर्टिकल 26 में क्या है कि आपको जिसने भी मतलब आर्टिकल गारंटीज फॉलोइंग राइट टू ऑल रिलीजियस ग्रुप सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, कोई भी इंस्टीट्यूशंस आप रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, उसका अपना अफेयर्स है जो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना आर्टिकल 26 में। फिर आर्टिकल 27 की अगर बात करें यहाँ पर, इसमें बोला स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्सेस, मतलब अगर आप किसी तरह का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, किसी तरह का अगर आप देखें मंदिर मस्जिद कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि आप कोई भी मतलब मंदिर मस्जिद जाइएगा, कोई बड़ा आप टेम्पल जाएगा, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि ये मतलब फोर्स भी रहता है, आर्मी भी रहता है। जैसे अगर वैष्णो देवी जा रहे हैं, प्लस आप कोई भी टेम्पल जाए, दुर्गा पूजा में ही देख लीजिए, तो पुलिस भी रहता है।
तो दोस्तों वो सरकार द्वारा एक मतलब प्रोटेक्शन दिया जाता पब्लिक को, वो नहीं है कि टैक्स पे किया जाता, लेकिन कुछ फाइन्स के रूप में, कुछ मतलब फी के रूप में आपको टेम्पल को पेड करना पड़ता है, क्योंकि वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेकिन वो टैक्स के फॉर्म में नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो आर्टिकल फिर 28 की अगर बात करें, तो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं किया जा सकता अगर वो होली मेंट, जैसे मदरसा की बात करें तो मदरसा में आप उर्दू पढ़ा सकते हैं, मदरसा में आप रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है आप रिलीजियस के बारे में पढ़ा सकते हैं। आप जो जैसे गुरुकुल हो गया, जो हिंदू का पूरा मतलब अपना जो व्यवस्था होता है उसमें आप पढ़ा सकते हैं, जो जितने भी हिंदू स्क्रिप्चर्स है रिलीजन्स के बारे में। लेकिन जो स्कूल में, कॉलेज में, जो मेनली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, उसमें फंड किया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, तो उसमें आप ये चीज़ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, जबरदस्ती आप वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, सब्जेक्ट को नहीं डाल सकते। तो ये आर्टिकल 28 में आपको बताया गया। तो हमने आर्टिकल को बहुत डिटेल में दोस्तों पढ़ा है, हिंदी में भी आपको फोकस करके बताया है, क्योंकि आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल 29 और 30 होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इस कल्चरल एजुकेशनल राइट में क्या होता है कि जो रिलीजियस कम्युनिटी होते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी होते हैं, वो अपना एक कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, कल्चर को बचाना चाहते हैं, वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिसको बोला जाता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर है, जिसको माइनॉरिटी का जो दर्जा दिया गया, माइनॉरिटी रिलीजन्स का, वो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्लस स्टेट से ही फंड ले सकते हैं। तो ये सब राइट्स आपको आर्टिकल 29 और 30 में, इसमें कल्चरल राइट्स दिया गया, इसमें आपको एजुकेशनल राइट्स आपको दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमने इतना यहाँ पर डिस्कस कर लिया। फिर हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल, हमने 31 देख ही लिया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि क्या किया गया, क्या उस समय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया था, उसको रिपील कर दिया, हटा दिया गया, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आपको डाल दिया गया, जो कि 300A था पार्ट। हमने बात किया था कितना था वो, 12 आई थिंक, हाँ 12 था वो, पार्ट 3 से पार्ट 12 में डाला गया, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना। प्लस जो हमने बात किया यहाँ पर आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज। अब क्या होता है दोस्तों, अगर अधिकार आपको दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया, तो उस अधिकार आपका अगर हनन हुआ, किसी तरह का आपका राइट्स वायलेट हुआ सरकार के द्वारा, किसी लोग के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आप अब क्या कीजिएगा, आपको कहीं तो कहीं जाना पड़ेगा ना, मतलब सरकार के खिलाफ केस करने के लिए या कोई मुकदमा लड़ने के लिए। तो आप किसके तरफ जाए, कोर्ट के तरफ जाइएगा। तो ये आर्टिकल 32 में दिया गया कि कोई भी राइट्स आपका वायलेट होता है, कोई भी आपका अगर अधिकार हनन किया जाता है, तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोई अपील का इसमें जरूरत नहीं है। जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी तरह का केस लड़ते हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको पहले सॉवर्डिनेट सेशन कोर्ट, जज कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से अपील होके क्या होता है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, इसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप पहुंच सकते हैं, वहां पर केस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी जिसको बोला जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिमेडी दिया जाता है, रिमेडी में क्या हुआ, मतलब उपचार हो गया। आर्टिकल 32 की बात करते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी विच वाज टर्म, इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला, ये टर्म याद रखना दोस्तों, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है, जो धड़कन है, जो पूरा आत्मा है, उसे बोला जाता है, आपको आर्टिकल 32 को बोला जाता है। किसके द्वारा ये बताया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक लॉ मेंबर थे, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेन चेयरमैन थे, इन्होंने पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा था, पूरा जो लॉ जिन्होंने बनाया था, आज के समय में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही विजनरी लोग थे, बहुत ही मतलब उस समय के इतना दूर तक सोचते, जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या कारगर है, हमने मतलब साबित कर चुका है कॉन्स्टिट्यूशन आज भी लोगों के लिए क्या कारगर है आपको। तो ये आर्टिकल 32 में आपको दिया गया। तो ये राइट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल 32 में ही दोस्तों रीट्स की बात आती है। तो रीट्स में क्या होता है, दो चीज होता है, एक आर्टिकल 30, जैसे आप अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कोई भी अगर आप फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हुआ है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 22 के तहत आप क्या सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो 226 और 32 याद रखना, ये पूछा जाता है आर्टिकल्स। तो सुप्रीम कोर्ट का पावर्स होता है कि रिट्स कर सकते हैं, जो कि इन्फोर्समेंट होगा फंडामेंटल राइट्स का। उसी तरह से आर्टिकल 22 में क्या हाई कोर्ट क्या ये भी रिट कर सकता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का आपको क्या होगा, पूरी तरीके से मतलब इसका इन्फोर्समेंट किया जाएगा। तो ये रिट्स आपको याद रखना, हम लोग बात आगे करेंगे रिट्स में क्या होता है, मैंडेमस जो होता है, सरसोरारी होता है, जैसे कि हैबियस कॉर्पस होता है, ये सब आपको रिट्स में 5 तरह का रिट्स होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, जैसे किसी तरह के पर्सन को अब डिटेन, जैसे कोई लोग को डिटेन सरकार ने कर लिया, आप जा रहे सुप्रीम कोर्ट, बोलेंगे मतलब मेरे आदमी को डिटेन कर लिया गया है,
तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उसको आपको प्रेजेंट करना, सरकार को नोटिस देगा कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना, उसको हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। अनदर टू प्रोड्यूस द लेटर बिफोर द कोर्ट। तो हैबियस कॉर्पस कहाँ से है? हैव ए बॉडी, इसका मीनिंग होता है जो लैटिन टर्म है। फिर मैंडेमस होता है, मैंडेमस का लिटरली मीन्स क्या होता है? टू कमांड। इसमें कमांड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा, टू हुम इट इज एड्रेस टू परफॉर्म सम पब्लिक, मतलब किसी तरह का पब्लिक फंक्शन आपने नहीं अच्छे से कर रहे हैं, आप केस कर दिए जाके कोर्ट में, तो कोर्ट को वो मतलब कोर्ट का जजमेंट आता है कि आपको ये फंक्शन प्रॉपरली क्या करना, परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर रीट्स ऑफ प्रोविजन देखें तो इसमें किया जाता है कि जैसे कि कोई भी मतलब इंफीरियर कोर्ट में अगर कोई केस चला गया तो उस केस को मतलब केस को क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कर सकती है, वहाँ पर बर्खास्त कर सकती है, बंद कर सकती है कि आप डायरेक्ट मेरे पास आइए, उसके पास वो जुरिडिक्शन नहीं है उस केस को लड़ने के लिए। तो ये आपको क्या है? प्रोविजन है। उसी तरह से प्रोविजन के बाद हमारे क्या होता है? क्यो वारंटो होता है। क्या होता है? क्यो वारंटो होता है। तो क्यो वारंटो मीन्स क्या हो गया कि जो कोर्ट में अगर किसी तरह का लीगल क्लेम हुआ है कोई पार्टी का पब्लिक ऑफिस में, तो यहाँ पर किसी तरह का आपको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? आपको हस्तक्षेप कर सकती है क्यो वारंटो में। वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देख सकते हैं पार्लियामेंट है दी पावर टू, पार्लियामेंट क्या कर सकती है? जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अमेंड कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना। कुछ कुछ राइट्स हो जैसे आर्टिकल 33 हो गया, इसमें क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स। इसको क्या कहता है? एक डिसिप्लिन मेंटेन के लिए उनको फंडामेंटल राइट्स को मतलब कि वायलेट किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर पुलिस को दे दिया जाएगा तो वो काम ही नहीं करेगी, आर्म फोर्स काम ही नहीं करेगी। तो ये आर्टिकल 33 में जब मार्शल लॉ आपको फोर्स है, पार्लियामेंट आपको क्या कर सकती है? सर्विस ऑफ द यूनियन स्टेट पर किसी तरह का एक्ट लगा सकती है, जो कि मेनली मार्शल फोर्स होता है, जिससे आपको प्रेसिडेंट रूल हो गया। तो ये सब मेनली आर्टिकल 34 में आपको दिया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इतनी बात हमने यहाँ समझ लिया। फिर अगर देखें राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि एक्ट 2005 में ये लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, जो कि मेनली आपको ये भी आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है। सुप्रीम कोर्ट है इंडिया डिक्लेयर आरटीआई एज ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 में से फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया। लिमिटेशंस क्या फंडामेंटल राइट्स का? कि मॉडिफाई तो कर सकती है, लेकिन पुलिस के लिए तो मॉडिफाइशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 33 में, 34 में क्या है? रेस्ट्रिक्शन आपको दिया है, मार्शल लॉ में रेस्ट्रिक्शन कराया जा सकता है। आर्टिकल 35 में क्या है कि प्रोविजंस, जितने भी पार्ट्स का प्रोविजंस है वो सारा प्रोविजंस इसको अप्लाई किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, आर्टिकल 35 आर्टिकल आपको याद रखना है, मेनली जो हमारा 32 तक था वहाँ आपको एग्जाम में पूछा जाता। ये मेनली दोस्तों हमारा क्या था? फंडामेंटल राइट्स था। अब क्या है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स में हमने डिस्कस कर लिया। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे डीपीएसपी, फिर देखेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं रखते हैं, इतना ही इस पर हम कंप्लीट करते हैं। ये पूरा लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 जो हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लस जो गूगल स्टोर पर आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर ऐप है वहाँ भी आप देख सकते हैं। प्लस हमारा जो ऑफलाइन सेंटर बिकना पहाड़ी के पास, आप जुड़िए हमारे साथ। यहाँ पर पूरी तरह से गाइडेंस आपको, टेस्ट सीरीज सारा चीज़ करवाया जाएगा। हमारा माध्यम इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम दोनों में कोर्स आपको कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।